हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पीटी 365 की सीरीज में, जहां पर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आरएम बैच 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी सीएससी और भी आ रहे हैं, आप उनके अंदर भी फर्दर एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवल वीकेंड अभी इस समय चल रहा है 15 टू 16 अप्रैल। ठीक है, ये चलने वाला है, मतलब कि आज एंड कल। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिए। आपको स्ट्रैटेजी सेशन मिलेगा, एएमए सेशन, प्रेपरेशन टाइम टेबल, बुक लिस्ट डिस्कशन, ठीक है, ये सब आपको मिलेगा। स्पेशली इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि कैसे ऑप्शनल की तैयारी करनी है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड नाउ एंड यू कैन join here. Also, Unacademy scholarship test is going to be held on 23rd of April. 11 बजे ये होगा। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, आप देख सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होगी, तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। एंड ऑप्शनल के लिए ये सब जो टीचर्स हैं, ये आपको गाइड करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि 9th of April से स्टार्ट हो चुका है। बट आप अभी भी चाहें तो यहाँ पर एक तरीके से आप इसका सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यूज करिएगा कोड AMS लाइव। अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को यूज करते हो तो 20% का ऑफ आपको डायरेक्टली मिलता है। एंड अगर आप ऑप्शनल की क्लासेस भी लेना चाहते हो या ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो, उसके ऊपर भी अगर 20% ऑफ चाहिए तो AMS लाइव का जो कोड है, ठीक है, उसका आप इस्तेमाल करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमी का पोर्शन। हमें इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड डेवलपमेंट से स्टार्ट करना था। अब देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं माइनिंग से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अभी हुआ क्या है, सेंटर ने रिलीज की गाइडेंस कि वो टाइटन करने वाले हैं कि कैसे ये डीएमएफ फंड का इस्तेमाल होगा एंड स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल होगा। रीडेवलपमेंट ऑफ एरियाज, पीपल इफेक्टेड बाय माइनिंग एक्टिविटीज, इनके लिए मेनली होगा। अब ये इसलिए आया क्योंकि बीच में क्या हो गया था कि ये कोविड-19 के टाइम पर ये हो गया था कि हाँ, इसका जो पैसा है उसको हम इधर उधर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी टाइटन कर दिया गया है गाइडलाइंस को। अब ये जो डीएमएफ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज टू प्रिपेयर अ 5 year पर्सपेक्टिव प्लान, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एक एरिया के लिए जो कि माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटी जिसके अंदर हो रही है, जो कि इफेक्टेड है, ठीक है, उसके लिए ये आया है। एंड फंड से क्या होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। एंड फंड एक्रूड फ्रॉम माइनर्स कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी। तो यहाँ पर रॉयल्टी आएगी जितने भी जो माइनर्स है उनका कंट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है। एंड उसके थ्रू ये जो पैसा होगा ये यहाँ पर फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा। एंड ये कंडक्ट करेंगे बेसलाइन सर्वे को थ्रू द यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज, एंड एक पर्सपेक्टिव प्लान को सामने रखेंगे। ग्राम सभा एंड लोकल बॉडीज may aid in preparation of needs assessment and report, and based on the finding and gaps as identified through the baseline survey, ये जो DMF है ये प्रिपेयर करेगा एक स्ट्रैटेजी को 5 साल के लिए, एंड सेम शैल बी इंक्लूडेड इन द पर्सपेक्टिव प्लान ऑल्सो, कि कैसे आगे का पर्सपेक्टिव रहने वाला है। अब देखो, रिसेंट अमेंडमेंट क्या हुई है DMF के अंदर। मार्च 2020 के अंदर ये चीज आ गई थी कि गवर्नमेंट ने इशू किया गाइडलाइंस को, सजेस्टिंग कि अप टू 30% ऑफ फंड कुड बी यूज टुवर्ड्स द एक्सपेंडिचर जो कि कोविड-19 से रिलेटेड हो रहा है, वहां पर ये इस्तेमाल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2021, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो गिव डायरेक्शन कि कैसे कॉम्पोजिशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा फंड का, वाइल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेंगे टू प्रिस्क्राइब टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जैसे भी जो भी फंक्शंस डिफाइंड है डीएमएफ के, वैसे वो चलेंगे। अब ये जो MMDR है, इट एक्ट एज अ प्रिंसिपल लेजिस्लेचर जो कि रेगुलेट करने वाला है माइंस एंड मिनरल्स को हमारे देश के अंदर, इंक्लूडिंग कोल एंड लिग्नाइट। 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने इशू किया एक ऑर्डर, नो सैंक्शन या फिर अप्रूवल मिलेगा, एनी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ डीएमएफ फंड शैल बी डन एट द स्टेट लेवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एनी स्टेट लेवल एजेंसी। तो 2021 में ये भी आ गया था कि स्टेट लेवल पर यहां से अगर स्टेट बेसिस पर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो नहीं होगा डीएमएफ फंड के थ्रू। कोविड-19 एक्सेप्शन था क्योंकि उस समय हमें पैसे की जरूरत थी। अब देखो, अबाउट अगर हम डीएमएफ समझने की कोशिश करें इस पर्टिकुलर फाउंडेशन की, तो अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म किया 2015 के अंदर। अब अंडर दिस ये जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइनिंग हो रही है। माइनिंग कंपनीज इसके अंदर 30% ऑफ द रॉयल्टी अमाउंट
जो भी उनको लीजेस ग्रांट हो रही है, ठीक है, बिफोर द 2015, उसका कहीं ना कहीं 30% वो यहाँ पर पे करेंगे, ठीक है, रॉयल्टी अमाउंट का। एंड ये जो पैसा है ये डीएमएफ के अंदर जाएगा। एंड 10% फॉर लीजेस ग्रांटेड थ्रू द ऑक्शन मैकेनिज्म पोस्ट 2015। तो 2015 से पहले का है अगर तो 30% है, एंड पोस्ट 2015 का है कि हाँ इतने तक चलने वाला है पूरा लीज का टाइम, तो 10% आपको देना पड़ेगा। द फंड सो कलेक्टेड आर टू बी मैनेज्ड बाय द नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट एंड आर टू बी यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ द माइनिंग इफेक्टेड जो पॉपुलेशन है उनके वेलफेयर के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो है, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए बेसिकली यहाँ पर पैसा जो है वो इस्तेमाल होगा। ईच डिस्ट्रिक्ट के पास अपना सेपरेट एक ट्रस्ट होगा and it is a special fund that is not tied to any particular scheme या फिर area of work, ऐसा कोई particular जगह नहीं या फिर कोई scheme इससे related नहीं है। and it does not lapse at the end of financial year, तो ऐसा नहीं है financial year खत्म हुआ तो ये इसकी भी validity खत्म हो जाएगी, ये चलता रहेगा। and unused fund जो है उनको accumulate किया जाएगा with time, ऐसा नहीं होगा कि जो अगर पैसा बच गया तो किसी और स्कीम में लगा दिया, कहीं और सरकार ने लगा दिया, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। अब देखो माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 देख लेते हैं। इसने अमेंड किया 1957 वाले एक्ट को, एंड ये रेगुलेट करता है माइनिंग सेक्टर को इन इंडिया, एंड स्पेसिफाई करता है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ग्रांट की जाएगी माइनिंग लीसेस को फॉर माइनिंग ऑपरेशन, उनसे रिलेटेड ये देखता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्रिएट करता है एक न्यू कैटेगरी ऑफ माइनिंग लाइसेंस, द प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस कम माइनिंग लीज, ठीक है, ये भी ये प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है कि आप पहले प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन कर सकते हो कि कैसी है जगह, कितना मिनरल इससे मिल सकता है, ठीक है, ये सब, एंड उसके बाद फर्दर यू कैन गो फॉर द माइनिंग ऑपरेशन। तो ये इसके लिए एक अलग कैटेगरी का माइनिंग लाइसेंस आया, ठीक है, इसका नाम है द प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। अगला देखो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है it was constituted under section 9C of Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015, जिसके बारे में अभी हमने देखा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑटोनॉमियस बॉडी है, एंड ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो फंड है, ठीक है, उनका इस्तेमाल सही तरीके से हो, एंड फॉर द पर्पज ऑफ रीजनल एंड डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल हो, स्पेशली जहां पर स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स मिलने की जहां पर संभावना है, ठीक है, वहां पर इसका इस्तेमाल हो। एंड होल्डर ऑफ द माइनिंग लीज या फिर पर्सपेक्टिव लाइसेंस कम माइनिंग लीज, उनको पे करना पड़ेगा इन ट्रस्ट के अंदर एक सम इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द रॉयल्टी पेड इन टर्म्स ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनके थ्रू ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है जो कि इस पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर जाएगा, जो कि फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा रीजनल एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए विद स्पेशल एम्फेसिस टू स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स। चलो गोल्ड माइनिंग इन इंडिया देख लेते हैं। अब क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो परमिशन दे देंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व का इन जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है। बिहार में देखो वैसे ही गोल्ड का काफी रिसोर्सेज है, ठीक है। तो जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर इसके लिए कहीं ना कहीं परमिशन मिल गई है, एंड बताया जा रहा है कि 222.88 मिलियन टन ऑफ गोल्ड रिजर्व यहाँ पर है। अब देखो मेजर्स फॉर द टू एनकरेज गोल्ड माइनिंग इन इंडिया, हमारे देश ने बेसिकली किया क्या है, सरकार ने किया क्या है। सबसे पहले तो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1956 के अंदर 57 के अंदर अमेंडमेंट को लेकर आया गया। 2015 के अंदर न्यू रेजीम लाया गया कि क्या किया जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा मिनरल कंसेशन को थ्रू ऑक्शन। तो ऑक्शन के बेसिस पर आएगा जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो। ऐसा नहीं कि जो वेल्दी लोग हैं, मिनरल वेल्थ जिनके पास ज्यादा है वो ही हमेशा बाजी मार ले, ठीक है। इसके लिए क्या है कि मिनरल कंसेशन भी अगर हो रहा है तो वो ऑक्शन के थ्रू होगा। 2020 के अंदर अलाउ कर दिया गया कि जो स्टेट की सरकार है वो एडवांस एक्शन ले सकती हैं ऑक्शन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स के लिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड, जिससे क्या हो सीमलेस कंटिन्यूटी बने रहे माइनिंग ऑपरेशन की। ऐसा नहीं कि माइनिंग ऑपरेशन बीच में रुक गया क्योंकि क्या हो गया कि आपको परमिशन नहीं मिल पाई या फिर एडवांस एक्शन आप कहीं ना कहीं नहीं ले पाए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि पहले से ही आप ले सकते हैं, आपको एडवांस में कहीं ना कहीं आप परमिशन ले सकते हैं। 2021 के अंदर अनेबल कर दिया गया ट्रांसपेरेंट ऑक्शन को 500 माइनिंग ब्लॉक्स के और वेरियस मिनरल इंक्लूडिंग द गोल्ड। अब देखो ओवरव्यू अगर हम देखें गोल्ड इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर, तो टोटल रिजर्व हमारे देश के अंदर 500 मिलियन टन से ज्यादा है एज पर द नेशनल मिनरल इन्वेंट्री डेटा। स्टेट्स की बात करें सबसे ज्यादा बिहार, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड अदर स्टेट्स, ऐसे ऐसे आते हैं। सबसे ज्यादा 3 आगे के याद रखना, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है।
इंडिया जो है वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड की आफ्टर द चाइना। दो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर गोल्ड पहना जाता है ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर हम ही हैं, बट फिर भी वी आर सेकंड। एंड इंडिया अकाउंट करता है फॉर अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल गोल्ड डिमांड एंड इंपोर्ट 89% ऑफ इट। इसलिए सरकार क्या करती है, बार बार ड्यूटी लगा देती है कि इतना इंपोर्ट हो रहा है, वैसे ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, कैसे ही हम इसको बचा लें। मेजर गोल्ड माइंस अगर हम बात करें तो ईस्ट सिरगुम हो गया, ठीक है, रायचूर हो गया, चित्तौड़ हो गया, कोलार हो गया, ठीक है, ये सब एरियाज है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और है, डू यू नो में कि गोल्ड माइनिंग इन इंडिया डेट्स बैक टू द फर्स्ट मिलीनियम बीसी एंड थ्रू आउट द 20th कंट्री वॉज डोमिनेटेड बाय कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, अब देखो कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में तो आपने वैसे भी सुना होगा, आपने पक्का मूवी देखी होगी है ना, केजीएफ, उसके अंदर भी इसके बारे में काफी ज्यादा बताया हुआ। अब देखो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी भी हम लेकर आए 2016 के अंदर, जिससे नॉन फ्यूल एंड नॉन कोल माइनिंग एक्सप्लोरेशन हम कहीं ना कहीं उसको बेहतर बना सके, प्राइवेट कंपनीज को एंटर करवा के बिडिंग प्रोसेस के अंदर, ऑल्सो ई ऑक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं हम ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन कर सके, पर इनका हम कहीं ना कहीं अलाउ कर दें प्राइवेट कंपनीज को कि ये एंटर कर सकते हैं इनटू द ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। नेशनल मिनरल पॉलिसी भी आई 2019 के अंदर, ज्यादा स्ट्रीमलाइंड थी, ये परमिट देती है, परमिट अवार्ड मेथड्स को लेकर आई, दैट इज वेरी सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, एंड क्लियर करती है गाइडलाइंस को एंड एनकरेज करती है एक्सप्लोरेशन को। मिनरल्स एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट रूल्स 2015, इट वाज अमेंडेड इन 2021, ये अलाउ करता है ऑक्शन ऑफ कंपोजिट लाइसेंस एट फॉर डीप सीटेड मिनरल्स इंक्लूडिंग द गोल्ड। अब 100% एफडीआई भी परमिट कर दिया गया, पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पर किया गया, ऐसे नहीं कि हर स्टेप पर आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया गया। अगला देखो डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड, अगर हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, बेसिकली इट रिलीज्ड गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट, एंड ये जो है इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके के अंदर, एंड इसको बनाया इसलिए गया था जिससे जो डिमांड है गोल्ड की थ्रू आउट द मार्केटिंग, रिसर्च एंड लॉबिंग, उसको हम प्रमोट कर सकें, देख सकें। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर है देश के अंदर, सॉरी वर्ल्ड के अंदर ओवरऑल, एंड वो रिसाइकल करता है, मतलब हमारा देश रिसाइकल करता है 75 टन, हमने 2021 में ही करा, तो हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं इस मामले में। ऑल्सो इंडियाज गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हुई है, तो देखो हमारे लिए अच्छा है। चाइना ने 2 टॉप किया है, फॉलोड बाय इटली एंड यूएस, ठीक है, और सब कंट्रीज भी हैं, पर देखो इंडिया भी काफी अच्छी पोजीशन पे है। अभी हमने देखा ना, चाइना के बाद इंडिया ही आता है अगर हम पोजीशन वाइज देखते हैं, है ना। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर देखो हमने देखा था इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर के बेसिस पर हमने देखा था, यहाँ पर हम अलग बेसिस पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कैपेसिटी के बेसिस पर। चलो कोलार फील्ड्स देख लेते हैं। कोलार फील्ड सेंटर ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि वो रिवाइव करने वाले हैं गोल्ड माइनिंग को, जो कि कोलार फील्ड कर्नाटका के अंदर हो रही है, एंड माइनिंग वाज शेल्फ्ड अर्लियर क्योंकि वहां पर एक्सट्रैक्शन जो था इट बिकेम अनवेलेबल। अब अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट, एक्सट्रैक्ट जो भी कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है माइनिंग जहां पर जो हो रही है, ठीक है, गोल्ड एंड मिनरल जैसे कि पैलेडियम, रोडियम, ठीक है, ये जो ऐसा माना जा रहा है, एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि इतना मिलेगा कि कम से कम हम 30,000 करोड़ का कम से कम हम यहाँ पर वैल्यू इसका देख सकते हैं। एंड इट इज ऑपरेटेड बाय भारत गोल्ड माइन लिमिटेड, बीजीएमएल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। केजीएफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट गोल्ड माइन है, अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें 3000 मीटर की इसकी डेप्थ है। ठीक है, तो ये वैसे भी मूवी की वजह से भी इंपॉर्टेंट है, कोलार फील्ड्स वैसे भी आपको पता होना चाहिए, लोकेशन याद रखना कर्नाटका। अगला देखो सेकंड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग, की हॉलमार्किंग तो होनी ही चाहिए, बीआईएस मार्क देता है, वो तो होना ही चाहिए, एंड इट केम फोर्स इन 1 जून 2022, एंड इट कवर्स 3 एडिशनल, अब 3 और एडिशनल यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, 20, 23 एंड 24 कैरेट की जो ज्वेलरी है, जो आर्टिफैक्ट्स है, ठीक है, वो भी ज्वाइन कर दिए गए हैं अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड्स 14, 17 एंड 32 न्यू डिस्ट्रिक्ट वाया द हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट अमेंडमेंट ऑर्डर 2022। तो ये पर्टिकुलरली ऑर्डर आया है, एंड इस ऑर्डर के थ्रू 3 एडिशनल कैरेट एजेस ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी या फिर आर्टिफैक्ट को अलाउ कर दिया गया है 20, 23, 24 की, इनके ऊपर मैंडेटरी हॉलमार्किंग होनी ही चाहिए।
अर्लियर मैंडेटरी किस किस के लिए था, 14, 18 एंड 22 कैरेट के जो गोल्ड ज्वेलरी है, आर्टिफैक्ट है, ठीक है, उनके लिए ये मैंडेटरी था, एंड दैट टू बाय अ डिफरेंट ऑर्डर, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2021। हॉलमार्किंग जो है देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्यूरेट कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन यहाँ पर पता चलता है कि जो प्रीशियस मेटल कंटेंट है वो सही है इसके अंदर, एंड इट इज रन बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसको लेकर आता है। एंड द हॉलमार्क कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मार्क कौन कौन से, पहले तो है BIS का स्टैंडर्ड मार्क, फिर प्योरिटी ऑफ गोल्ड का, फिर 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है विच विल बी यूनिक फॉर एवरी ज्वेलरी आर्टिकल, की हर आर्टिकल के लिए अलग कोड दिया जाता है, ठीक है। ये 3 बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है, 3 की बात करी जा रही है मार्क्स की व्हेन वी टॉक अबाउट दी हॉलमार्किंग स्कीम, तो ये तीनों को याद रखना। ऑल्सो अबाउट कैरेट अगर हम बात करें तो कैरेट से क्या हम मेजरमेंट कर पाते हैं गोल्ड की प्योरिटी की, कैरेट या फिर कैरेट्स, ठीक है, कुछ लोग C लगाते हैं, कुछ लोग K लगाते हैं। इट रेफर्स टू द एक्चुअल गोल्ड कंटेंट इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ ज्वेलरी, की कितना ज्यादा है। अब देखो इसके अलावा गोल्ड के अलावा भी तो कुछ मिलाया जाता होगा तभी तो वो बनेगा, है ना, खाली गोल्ड को तो आप नहीं कार्व आउट कर सकते, ज्वेलरी बना सकते। तो 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम्स, तो यहाँ पर उस बेसिस पर बताया गया। 24 कैरेट का मतलब है 100% यहाँ पर गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो काफी अच्छा वो माना जाता है। 18 कैरेट कंसिस्ट ऑफ 75% गोल्ड, एंड उसके अलावा क्या होता है, रेस्ट अलॉय मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। रिसेंटली इंडिया ने टारगेट बनाया कि हम डबल करेंगे अपने क्रूड स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को, 154 मिलियन टन पर एनम से हम 300 मिलियन टन पर एनम को लेकर आएंगे 9 से 10 साल के अंदर। अब स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। इंडिया इज होम टू 5th हाईएस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर, एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड के अंदर, एंड नेट एक्सपोर्टर है हम स्टील के, ठीक है, तो हम काफी एक्सपोर्ट करते हैं स्टील को। बट अगर डिमांड ऑफ कोकिंग कोल देखें, इट इज मेनली जैसे कहते हैं ना, हम इसको फुलफिल करते हैं बाय इंपोर्ट्स, तो ऐसा नहीं है, वैसे तो हम नेट एक्सपोर्टर हैं बट इंपोर्ट भी हम करते हैं, स्पेशली कोकिंग कोल जो है उसको। अब इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील काफी ज्यादा कम है, अबाउट 1/3 है एवरेज अगर हम ग्लोबल का देखें, एंड स्टील डीरेगुलेटेड सेक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली रेगुलेट किया जाता है। 100% FDI थ्रू दी ऑटोमेटिक रूट यहाँ पर अलाउ करी गई है इंडिया के स्टील सेक्टर के अंदर। अब देखो सम टाइप्स ऑफ स्टील्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है स्पेशलिटी स्टील, ये जो स्टील है डाउनस्ट्रीम है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड 5 कैटेगरी ऑफ SS इसके अंदर आते हैं। कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, अलाउ स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टील, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर देखो ग्रीन स्टील, ग्रीन कहीं भी आ जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ बात करी जा रही है, तो यहाँ पर ये है कि इस स्टील को बनाने में वैसे भी लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट लगा है। इन ग्रीन स्टील प्रोडक्शन हाइड्रोजन मेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेस करता है फॉसिल फ्यूल को फॉर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द आयरन ओर। अब स्टील स्क्रैप की अगर हम बात करें, ये एक ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल है इन द स्टील मैन्युफैक्चरिंग, पर्टिकुलरली इन अ ब्लास्ट फर्नेस एंड फुल्ली इन इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस रूट। अब देखो स्टील स्लैग की अगर हम बात करें, स्टील स्लैग जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है स्टील मेकिंग का, एंड इसको जब बनाया जाता है जब बेसिकली सेपरेशन हो रहा होता है मोल्टन स्टील का एंड उसकी जो इम्प्योरिटीज उसके अंदर होती हैं, ठीक है, उसको हटाया जाता है, तो उस टाइम पर ये स्टील स्लैग मिलता है। इट इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट, एंड ये जो स्लैग है इट अकर्स एज अ मोल्टन लिक्विड मेल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होता है, ये सिलिकेट्स होते हैं इसके अंदर, ऑक्साइड्स होते हैं जो कि इसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। फर्दर जब ये कूल होता है ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अदर एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, टू इट्स एबिलिटी टू करेक्ट द सॉइल एसिडिटी इसका यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए, सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए स्टील स्लैग का इस्तेमाल होता है। अगला देखो पिग आयरन। पिग आयरन की अगर हम बात करें, इसको क्रूड आयरन भी कहते हैं, इसको बनाया जाता है स्मेल्टिंग आयरन ओर या फिर इल्मेनाइट से। अब देखो स्मेल्टिंग का क्या मतलब है, स्मेल्टिंग का मतलब ये है कि जब आप क्या कर रहे हो, एक मेटल की जो ओर है, ठीक है, ओर से आप कहीं ना कहीं मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो, उसको कहा जाता है स्मेल्टिंग, ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टिव मेट एलर्जी विच इज यूज टू प्रोड्यूस अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है, ओर से जब मेटल बना रहे होते हैं उसको बेसिकली स्मेल्टिंग कहते हैं, एक्सट्रैक्शन होता है। अब पिग आयरन जो है इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर हाई कार्बन कंटेंट है, 3.5 to 4.5%, सिलिका, मैंगनीज, सल्फर, फॉस्फेट, टाइटेनियम, ये सब भी एलिमेंट्स हैं।
हाई कार्बन कंटेंट है जिसकी वजह से ये ब्रिटल बनता है एंड नॉट यूजुअली कहीं ना कहीं ये यूजफुल हमें देखने को मिलता है एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड एप्लीकेशन, जैसे कि ये कहीं ना कहीं अलॉयज एंड ऑल में ठीक है मिलाकर बना दिया जाता है, इसके काफी लिमिटेड यहाँ पर हमें यूजेज देखने को मिलती है। प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रेलवे रैक वाज फ्लैग्ड ऑफ टू द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ प्रोजेक्ट अरुणाक, ठीक है ये जो है प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट अरुणांक, ठीक है इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है जॉइंट इनिशिएटिव लेकर आया गया है सीएसआईआर, टाटा स्टील एंड बीआरओ के द्वारा एंड यहाँ पर प्रोसेस्ड स्टील स्लैग जो है रेलवे रैक बनाए जाएंगे उनसे, ठीक है इसके लिए आया है। रशिया इमर्ज किया है एज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर पिग आयरन का, अगर हम इंडिया की बात करें अप्रैल सितंबर पीरियड अगर हम देखें ठीक है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि बिगेस्ट एक्सपोर्टर है हमारे देश के अंदर रशिया से काफी यहाँ पर पिग आयरन आता है। अगला देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फिनेंस ने रिपोर्ट निकाला एमएसएमई के रिगार्डिंग। ऑल्सो देखो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें भी चेंजेस आए थे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो माइक्रो कैटेगरी में आते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो एंड टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल की कैटेगरी में वो आएंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है पर देखो 1 करोड़ से तो ज्यादा होगा एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम है पर 5 करोड़ से तो ज्यादा होगा, वो स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं। मीडियम कैटेगरी में वो आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है एंड कहीं ना कहीं 250 से कम इनका टर्नओवर हमें देखने को मिलता है, ठीक है तो इस कैटेगरी के अंदर मीडियम वाले आते हैं एंड इसके आगे का जो भी होगा वो कहीं ना कहीं आप बड़ी एंटरप्राइजेस में आप उनको ले लोगे। अब दे कंट्रीब्यूट 30% टू द इंडिया जीडीपी, शेयर इनका 48% है ऑफ द एक्सपोर्ट्स and they add about 45% of manufacturing output। 11.1 करोड़ जॉब्स कहीं ना कहीं इस सेक्टर से हर साल हमें रिलीज होते हुए नजर आते हैं एंड इट एनकम्पासेस 6.34 करोड़ एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव एमएसएमई सेक्टर के लिए सबसे पहले तो देखो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को लेकर आया गया। ये जो फंड है ये कमिटेड है बेसिकली 5000 करोड़ टू दी एमएसएमईज ये देगा, ठीक है इसके लिए कमिटेड है एंड ये जो फंड है इट इज अ सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 2020 के अंदर लेकर आया गया था जिससे हम कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ा सके एमएसएमईज की। इट इज एंकर्ड बाय एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड एंड एसबीआई कैप वेंचर इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ठीक है इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो कि इसको देखता है कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही क्या नहीं, ठीक है ये सबको देखता है। इट ऑपरेट थ्रू अ मदर फंड एंड अ डॉटर फंड, ठीक है एंड जो मदर फंड है वो इन्वेस्ट करता है अप टू 20% इन द डॉटर फंड एंड जो लेटर है ठीक है जो डॉटर फंड है इट रेजेस द बैलेंस 80% कैपिटल फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेस, तो इस तरीके से ये काम करता है। अगला देखो साइंटिफिक रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मेंटेनेंस एंड नेटवर्क श्रीमान गाइडलाइंस। अब ये जो श्रीमान गाइडलाइंस है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया जिससे ज्यादा अच्छा असेस एंड शेयरिंग हो सके पब्लिकली फंडेड साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एंड ये फैसिलिटी इंक्लूड करता है नेटवर्किंग एंड क्लस्टर अप्रोच को एंड क्रिएट करता है क्लस्टर सेंट्रल ऑगमेंटेशन फैसिलिटी को जिससे हम रिड्यूस कर सकें, जैसे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हो जाते हैं ना जो कि रिडंडेंट हो जाते हैं अब जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है उनको उनके लिए कहीं ना कहीं उनको यूजेज को हम कम कर सकें इसके लिए हम क्लस्टर्स बनाए हैं, ठीक है वी हैव बेसिकली फॉर्म द क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी एंड ये जो है इट विल टाई अप विद इंडस्ट्रीज स्पेशली एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स एंड इस तरीके से ये काम करने वाला है, ठीक है तो ये गाइडेंस है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया था जिससे ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेस मिल सके एंड एमएसएमई से एंड ऑल भी कहीं ना कहीं और बेहतर हो सके। उद्यम पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लेकर आया एंड खास बात यह है कि लैंडमार्क 1 करोड़ कहीं ना कहीं इसने रीच किया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020 जिसमें एमएसएमई वॉलंटरी कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करेंगी जिससे उनको बेनिफिट मिल सके जो भी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लेकर आ रही है या फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत उनको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ये सब वो तभी ले पाएंगे जब उद्यम पोर्टल के अंदर वो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करेंगे। इट इज फुली डिजिटलाइज्ड एंड रजिस्टर करता है ये एमएसएमई को एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इनको प्रोवाइड किया जाता है। It is integrated with database of income tax, goods and services identification, ठीक है नंबर जो है ठीक है उनके साथ इनको इंटीग्रेट कर कर ये पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है इनको प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई ये जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट।
स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, एग्जामिन करती है फैक्टर्स को जो कि अफेक्ट करते हैं प्रमोशन एंड डेवलपमेंट को ऑफ एमएसएमईज, एंड रिव्यू करती है कि क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम हम लेकर आए जिससे हम इनकी हालत को बेहतर कर सकें। ये प्रोवाइड करती है रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्टर्स या फिर सेगमेंट इंक्लूडिंग एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस, वुमेन एंटरप्राइजेस, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ठीक है ये सब। अब ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, फिनेंस मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि वो रजिस्टर कर लें अपने आप को ट्रेड्स के अंदर। अब ट्रेड्स क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिससे हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियर्स। अब देखो कैसे काम करता है, इसमें ये क्या करते हैं, इसके अंदर ये क्या करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये अपलोड करते हैं एंड सारे अपनी जो इन्वॉइसेस हैं, जैसे इनके पास एमएसएमईज के पास कोई भी ऑर्डर आए, ठीक है, उसको ये अपलोड करते हैं। अब सपोज करिए एमएसएमईज को पैसे की जरूरत है एंड ये जो जिस इंसान ने ऑर्डर पेश किया है, ठीक है, दिया है, कहीं ना कहीं वो पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कहीं और से भी पैसा नहीं आ रहा, तो इस इनवॉइस को दिखाकर वो कहीं ना कहीं बेनिफिट उठा सकते हैं, फाइनेंसिंग देख सकते हैं एंड डिस्काउंटिंग कहीं ना कहीं उनको मिल सकती है। अगला देखो इंडियन बिजनेस पोर्टल, ये एक ऑनलाइन ग्लोबल ट्रेड हब है एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन बायर्स के लिए, एंड बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है ये, जैसे हम एम्पावर कर सके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्टर, आर्टिसन एंड फार्मर्स को, एंड आइडेंटिफाई कर सके न्यू मार्केट्स को उनके प्रोडक्ट के लिए, ऑल्सो ग्लोबली उनका प्रोडक्ट जाए, इस चीज को अश्योर कर सके। इट इज डेवलप्ड बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, देखो सेमीकंडक्टर एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो करंट अफेयर्स में रहा है पूरे साल, इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फॉर्म किया एक एडवाइजरी कमेटी बेसिकली विच वाज चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ मिडी, जिससे हम क्या कर सके, सेमीकंडक्टर मिशन को आगे लेकर आ सके। अब देखो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ऐसे मटेरियल जिनका कैरेक्टरिस्टिक काफी अच्छा होता है, इनके पास एबिलिटी है कि ये कंडक्ट कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को। तो अगर हमें एक होता है ना कि ये नहीं कि बस इलेक्ट्रिक करंट दिया और एकदम से वो दौड़ गया, ठीक है, हम कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर सकते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी है। अभी इस समय मैं लैपटॉप से बना रही हूँ ये लेक्चर, ठीक है, लैपटॉप में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल है, आपके फोन्स के अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर एंड मेनी फोटोवोल्टाइक जो सेल होते हैं, they contain semiconductive materials. अब the electrical conductivity of semiconductor device can be controlled over a wide range, either permanently या फिर dynamically हम इसको देख सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट सेमीकंडक्टर की ये है कि इट शुड नॉट बी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर इट शुड बी अ बैड कंडक्टर, ये इनकी बेसिक कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक भी आप कह सकते हो। अब इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट जो कि सेमीकंडक्टर पे बहुत ज्यादा है, वो है जैसे कि कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमेशन की हो गई, ठीक है, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो इनके भी तो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, वो किससे बने हुए हैं, सेमीकंडक्टर से बने हुए, है ना। इतनी बड़ी बड़ी मशीन आप किसी हॉस्पिटल में जाओ आप देखते हो, है ना, वो उन मशीन्स के अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर्स है। फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, इनके अंदर हमें सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब इनिशिएटिव टेकन फॉर इट्स प्रमोशन एंड जिससे मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, तो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लाया गया था, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, इसका पूरा नाम है। एम यही है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए उन कंपनीज को जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन इकोसिस्टम, अंडर इट 4 schemes have been introduced. Scheme for setting up semiconductor fabs in India, scheme for setting up display fabs in India, scheme for setting up compound semiconductor silicon photonics, ठीक है, फिर sensors fab, semiconductor assembly, testing, marketing and packaging, OSAT facility in India, ठीक है, ये सब डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सब इसके अंदर आती है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इट वाज सेटअप एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद इन द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिससे हम इंडिया का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसको लेकर आ सके सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग। एंड जैसे कि हमें पता है, ठीक है, हांगकांग को अगर हम देखें सेमीकंडक्टर के मामले में हांगकांग काफी आगे, ठीक है, तो हम वैसे ही कुछ बनना चाहते हैं। एंड इट विल सर्व एज अ नोडल एजेंसी फॉर एफिशिएंट, कोहेरेंट एंड कहीं ना कहीं स्मूथ इंप्लीमेंटेशन हो इन स्कीम्स का, ठीक है, इसके लिए बेसिकली है पूरा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मिशन हम लेकर आए जिससे हम सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग हम कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी लेकर आ सके कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर आए और बढ़ाएं अपने आप को, ठीक है, ये है। अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल बाय अलाउइंग 100% एफडीआई, 100% एफडीआई अलाउ कर दिया गया
इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट, जिससे हम फॉरेन कैपिटल को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें। एंड ऑल्सो मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, ये आया जिससे हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट दे सकें एंड इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकें थ्रू द स्कीम सच एज एमसिप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फंड, ठीक है, ये सब है। चलो अदर इनिशिएटिव्स अगर हम देखें तो प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले, तो अंडर द मॉडिफाइड प्रोग्राम एक यूनिफॉर्म फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इट विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी नोड्स under the scheme for setting up of semiconductor fabrication in India and scheme for setting up of display fabrication, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है कि कैसे आप फिजिकल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करोगे। अगला देखो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया देखें तो 50% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स हो गए, सेंसर्स फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर ATMP, ठीक है, ये सब है। इनके लिए बेसिकली 50% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। एम है इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें सेमीकंडक्टर के अंदर, ऑल्सो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, उसको हम और भी ज्यादा बेटर कर सकें। अगला देखो सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंडिया ने अडॉप्ट किया यूएस के जॉइंट स्टेटमेंट को ऑफ 2022 सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम को हमने कोऑपरेट किया, हमने इसको ज्वाइन किया एंड अ पार्टनरशिप ऑफ 18 इकोनॉमीज हमें यहाँ पर देखने को मिला इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जो भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो सब। एंड दे अनवील्ड अ 4-point रोड मैप जिससे हम बिल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म रेजिलियंट सप्लाई चेन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो जो हमारे रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज है उनको कम कर सकते हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है सेमी चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव को, ठीक है, ये जरूर याद रखना कौन लेकर आया है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया लेकर आया है, ठीक है। तो आप इनको जिया से याद रख सकते हो, ठीक है, GIA, ठीक है, जिया से आप याद रख सकते हो। एंड ये इसलिए लाया गया जिससे चाइना की जो डोमिनेंसी है विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई चेन इन इंडो पैसिफिक रीजन उसको हम कम कर सकें। नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इसको भी लॉन्च किया गया। इट इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम है कि हम अपलिफ्टमेंट कर सकें, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स का बढ़ा सकें, इकोसिस्टम अच्छा प्रोवाइड करें, नेसेसरी IT एजुकेशन एंड स्किल्स प्रोवाइड करें उनको। ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बेसिकली देख रही है। अगला देखो टेक्निकल टेक्सटाइल। अब देखो बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स होते हैं, टेक्सटाइल होते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको कहा जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल एंड दे आर डिफाइंड एज द टेक्निकल मटेरियल या फिर टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स जिनको प्राइमरली यूज किया जाता है टेक्निकल परफॉर्मेंसेस के लिए एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप डेकोरेटिव बेसिस पर या एस्थेटिक बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो इनका काफी अच्छा यूजेज होता है। अब इंडिया की अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो नियरली 6% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट साइज हमारे टेक्सटाइल मार्केट का है। पेनिट्रेशन लेवल काफी ज्यादा कम है, 5 to 10% है अगेंस्ट 30 to 70% एडवांस कंट्री के रिगार्डिंग देखें, क्योंकि हमारे देश के अंदर देखो इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल एंड इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, अपैरल का इन द वर्ल्ड। अब देखो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन भी लाया गया था एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 टू 2023-2024, ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट होगा इसके अंदर एंड 4 कंपोनेंट्स हैं। रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट लेकर आना, इस मामले में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को देखना, प्रमोशन करना, मार्केट डेवलपमेंट को देखना, एजुकेशन स्किलिंग पे ध्यान देना कि लोगों को हम स्किल कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन को देखना, ठीक है, ये सब है। टाइप्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल देखो जैसे कि पॉप टेक हो गया, होम टेक हो गया, क्लॉथ टेक हो गया, ठीक है, प्रोटेक, एग्रोटेक, बिल्ड टेक, मूवी टेक, है ना, स्पोर्ट टैक्स, जियो टेक, ठीक है, ये सब है। तो ये देखो इनका बहुत ज्यादा टेक्निकल इस्तेमाल है, ये जहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अलावा शायद ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हो एंड काफी लॉजिकल होता है इनका यूजेज, तो ये सब है। अब देखो रिलेटेड अगर हम इससे पढ़े मैनमेड फाइबर्स, तो MMF जो है, जो मैनमेड फाइबर्स हैं, इनको पॉलीमर्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, रॉ मटेरियल को ऐड ऑन करके, पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल्स ऐड ऑन करके ऐसे बनाया जाता है, जैसे कि विस्कोस हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, ये सब है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट, एनिमल, मिनरल सोर्सेज हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, सिल्क, ठीक है, ये सब क्या है नेचुरली अवेलेबल है। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो क्या क्या इस्तेमाल होता है, प्योरिफाइड टेरिफथैलिक एसिड PTA इस्तेमाल होता है, मोनो
एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, MEG इस्तेमाल होता है, बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे हम इन फाइबर का प्रोडक्शन कर पाते हैं, इनको बना पाते हैं, वैल्यू एडिशन कर पाते हैं, वैल्यू चेन फॉर्म कर पाते हैं। तो PTN MEG याद रखना एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस दीज फाइबर्स। एंड MMF बैकबोन है टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का। क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं मैन मेड फाइबर्स का, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में वो हैं जो कि कार्बन, सेरेमिक, ग्लास, मेटल्स, ठीक है, इन सब कैटेगरी में आते हैं। वेरएज ऑर्गेनिक में भी आप कुछ को कह सकते हो बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि सिंथेटिक पॉलीमर है कि हमने अलग से 2-3 मिलाकर कहीं ना कहीं इसको बना दिया है। अगला देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रिपोर्ट लेकर आई गई राज्यसभा के द्वारा। एंड इन इंडिया अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइसेस आर सेग्रीगेटेड इनटू 5 मेजर सेगमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंज्यूमेबल एंड डिस्पोजेबल जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि नीडल्स हो गई, एक बार इस्तेमाल हुई, आप उसके बाद किसी और पे वो यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे काइंड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अब जैसे कि आप मास्क को देख लो, ठीक है, मास्क भी क्या है, डिस्पोजेबल है। उसके बाद देखो डायग्नोस्टिक इमेजिंग हो गया, जैसे कि MRI की मशीन हो गई, एक्सरे हो गई, अल्ट्रासाउंड की मशीन हो गई, है ना, ये भी मेडिकल डिवाइस है। फिर डेंटल प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, डेंचर्स हो गए, ब्रेसेस हो गए, ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक हो गए, ठीक है, न्यू इम्प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल जॉइंट्स। अब इनके बारे में भी करंट अफेयर्स में आ रहा था कि ये इतने ज्यादा महंगे हैं एंड इनका इंपोर्ट हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इनका इंपोर्ट कम कर दें, हमारे देश के अंदर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो। फिर उसके बाद पेटेंट एड्स हो गए, जैसे कि किसी को अगर कोई सुन नहीं सकता तो हियरिंग एड, उसके बाद पेस मेकर्स हो गए, ठीक है, हार्ट के लिए, ये सब हैं। तो ये सब 5 सेगमेंट्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर 4 क्लासेस है, ए है लो रिस्क, बी है लो मॉडरेट रिस्क, सी है मॉडरेट हाई रिस्क एंड डी है हाई रिस्क मेडिकल डिवाइसेस का दे आर मैन्युफैक्चर्ड। हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस C and D मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू is led by MNC with over 90% import dependency। तो यहाँ पर क्या है, import dependency बहुत ज्यादा है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे import ज्यादा होते हैं। Whereas classes A and B on the other hand relatively less technologically advanced होते हैं एंड कहीं ना कहीं domestic manufacturers अगर हम देखें तो वो उसको अच्छे से फॉर्म कर लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया अगर हम देखें तो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री इन इंडिया is mainly governed by Ministry of Health and Family Welfare through CDSCO, Central Drug Standard Control Organization। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए बेसिकली इसके साथ टाई अप करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको देखती है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर डील करता है विद द प्रमोशन, प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज डिवाइसेस। प्रेजेंटली मेडिकल डिवाइसेस आर रेगुलेटेड एज ड्रग्स, ठीक है, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स की अगर हम बात करें 2017 की, तो दे वर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इन्होंने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ले डाउन किया था। फॉलोइंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मेडिकल डिवाइसेस। CDSCO, State Drug Licensing Authorities, also referred to as State Licensing Authorities, ठीक है, National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, ठीक है, ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि मेडिकल डिवाइसेस को इंडिया के अंदर देखती हैं। क्लास C and D मेडिकल डिवाइसेस आर रेगुलेटेड बाय CDSCO, while मैन्युफैक्चरिंग अगर हम क्लास A and B मेडिकल डिवाइसेस की बात करते हैं they are concerned by the SLA. However, sale and distribution of all classes of medical devices ये SLA के थ्रू ही किया जाता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के रिगार्डिंग 100% FDI को अलाउ कर दिया है मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर के अंदर। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी यहाँ पर आई है जिससे हम क्या कर सकें, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 भी लेकर आया गया था जो कि रेगुलेट करेगा मेडिकल डिवाइसेस को एज अ सेपरेट एंटिटी देखेगा एंड इट मेक्स प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन द लाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। प्रपोज किया गया कि मेडिकल डिवाइसिंग टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे ऑन द लाइंस ऑफ ड्रग लेबोरेटरीज अलग अलग स्टेट्स एंड सेंट्रल लेवल पर भी, जिससे हम मेडिकल डिवाइसेस को टेस्ट कर सकें कि वो कितने ज्यादा कारगर होंगे, कितना ज्यादा वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। एंड ऑल्सो प्रपोज किया गया कि कंपल्सरी परमिशन होना चाहिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। अगले लेक्चर में हम बल्क ड्रग पार्क से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। स्टडी IAS पर आपको
अलग अलग सेपरेट वीडियोस भी मिल रही हैं जहां पर करंट अफेयर्स के जो मेजर अभी भी जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है, ठीक है, वो सब स्पेशलाइज्ड वे में आपके लिए कवर हो रहा है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे, इतना सारा हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो अभी क्या है, आप धीरे धीरे अगर एक एक लेक्चर देखते रहोगे आपका करंट अफेयर्स साथ में रिवाइज होता रहेगा। तो उन लेक्चर्स को भी जरूर देखा करो। चले मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।